कमोडिटी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो हल्दी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक डायलॉग तो आपने बॉलीवुड में सुना ही होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। आज हर शादी में हल्दी इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ हुआ, हम लोग रमजान की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड में। महाकुंभ और हल्दी, तो आप सोचो एक आदमी अगर दिन में 2 बार भी अगर सिंदूर लगाता है तो 1 ग्राम का कंजम्पशन आता है। तो करीबन 10-12 लाख बोरी का कंजम्पशन तो खाली महाकुंभ ले गया हमारा। कमोडिटीज की जब बात आती है तो सिर्फ बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस, ये 4 में हम समझते हैं कि ट्रेड होता है। बाकी एग्री कमोडिटी से सब डरते हैं, जैसे इसको सोचना कैसे है कमोडिटी के बारे में। आज हाउसिंग के लिए एग्जांपल है, आज कोई भी एक घर बनता है उसके पीछे 250 सेक्टर्स चलते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि अब तक कमोडिटी फ्रंट पेज पे कभी आई नहीं है। तो सिमिलरली एक ही वर्ड में बोलता हूँ, एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो, उसमें सबसे पहले आपको समझना है, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये कमोडिटी आगे जाके बढ़ने वाली है या घटने वाली है। ये कहाँ मिलेगा हमें? आज हमारे पास कमोडिटीज रिसर्च के किंग हैं और काफी पॉपुलर फिगर हैं, इन्हें एक सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं, बिकॉज ही रेगुलरली अपीयर्स ऑन जी बिजनेस, CNBC, ET नाउ। मेरे ख्याल से कोई भी चैनल इन्होंने छोड़ा नहीं है, और या चैनल वालों ने इन्हें नहीं छोड़ा, बिकॉज कमोडिटीज में वी हैव वेरी फ्यू पीपल गिविंग राइट ओपिनियन। उन्हीं में से आज हमारे पास श्री अजय केडिया जी हैं, जिन्हें 25 साल इस मार्केट में मिनिमम हो गए हैं, जो मैं जानती हूँ, और मैं इनको काफी टाइम से जानती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैं इनसे डायरेक्ट पॉडकास्ट करने का एक गौरव प्राप्त कर रही हूँ, एंड आई एम हाईली ऑनर्ड दैट ही हैज गिवन मी हिज टाइम सो दैट आई कैन टेक हिज इंटरव्यू और आप तक इनकी नॉलेज पहुंचा सकूं। सो केडिया जी, हम आपका स्वागत करते हैं upsurge.club में। हमारे व्यूअर्स आज बहुत खुश हो जाएंगे कि हम कमोडिटीज के ऊपर भी कुछ लेके आ रहे हैं। जहां तक मैं जानती हूँ, आप कमोडिटीज पे ही रिसर्च देते हैं, तो क्या आप हमेशा से कमोडिटीज ही करे हैं और कब से कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको और पूरे ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्कार। एंड मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि मार्केट के अंदर एसेट क्लास तो काफ़ी होते हैं, बट जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था 2002 में, तो मैंने देखा कि इक्विटी के पीछे तो सब चल रहे हैं, बट और क्या एसेट क्लास है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। म्यूचुअल फंड अपने UTI के बाद हम देख सकते हैं एक उछाल ले रहा था, LIC चल रहा था, प्रॉपर्टी तो आज भी चल ही रहा है, बॉम्बे में तो प्रॉपर्टी। कमोडिटी जब इंडिया में 2002 में स्टार्ट हुआ, तब मैंने पाया कि मार्केट के अंदर स्कोप बहुत अच्छा है, बिकॉज एक ही चीज मेरे को समझ में आती, कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। और कमोडिटी मींस इन्फ्लेशन। आज अगर हम निवेश करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तब मैंने जब एनालाइज किया मेरे स्टडीज पीरियड में, तब मैंने देखा कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। तो हम बोलते चीजें महंगी हो गई, इसके लिए हम बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई किसके लिए बढ़ रही है? कमोडिटी के भाव बढ़ने की वजह से। तो मेरे को ये 2 चीज एकदम फिट हो गई दिमाग में कि पहला कि कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, और कोई भी इकोनॉमी को बढ़ने के लिए इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज हम 6% का भी अगर इन्फ्लेशन लेके चलती है, तो कम बता रहा हूँ मैं, ज्यादा ही है वैसे, तो अगर ये ग्रोथ आती है तो कमोडिटी के भाव बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा मार्केट के अंदर कोई बात ही नहीं कर रहा है कमोडिटी की, और कमोडिटी एक ऐसी चीज है जो जीरो नहीं हो सकती। तो मैंने चुना कि मैं कमोडिटी को एज ए प्रेफरेंस रखूंगा। बाकी हाँ, मैं इक्विटी भी करता हूँ, म्यूचुअल फंड भी करता हूँ, बट कमोडिटी एज ए प्रेफरेंस, बिकॉज बहुत स्कोप है मार्केट। तो देखिए, गोल्ड पे तो बहुत लोग जानते भी हैं, बताते भी हैं, वो तो हम आपसे समझेंगे, उसमें भी हम आपकी राय लेंगे और जानना चाहेंगे। लेकिन मैंने टीवी पे बहुत बार आपको एग्री कमोडिटीज पे बात करते हुए सुना है, और आई एम जस्ट लाइक कि मैं क्या बोलूं, जो एनालिसिस आप देते हो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब इट इज लाइक ऑसम। मैं कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, इतनी अच्छी एनालिसिस जो मैं सुनती हूँ आपकी, मैंने शायद ही किसी एनालिस्ट की इतनी अच्छी या मेरे समझ में आए वैसी वाली एग्री कमोडिटीज के लिए सुना होगा। तो एग्री कमोडिटीज में
जनरली ये सब इसमें तो कोई ना बैलेंस शीट होती है ना कुछ और होता है। आप इनको कैसे सोचते हैं कि एग्री कमोडिटीज के बारे में? कैसे? मैं भी कमोडिटीज ट्रेड कर रही हूँ 2006 से, लेकिन मैं तो प्योरली चार्ट्स के बेसिस पे ट्रेड कर रही हूँ और थोड़े बहुत डेटा पॉइंट्स छोटे मोटे। बट जिस तरह से आप एनालिसिस देते हो, मैं सोचती हूँ कई बार कि ये सोचते कैसे हैं और हमें कैसे सोचना चाहिए। वही चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि एग्री कमोडिटीज में ट्रेड करने के पहले या कोई भी कमोडिटी में ट्रेड करने के पहले सोचना कैसे है? सीधा चार्ट खोला, ट्रेड लिया? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप मेरे को इतना अच्छे से ट्रैक करते हैं। लेकिन एग्री कमोडिटी देखिए, मैंने फ्रैंकली एग्री कमोडिटी 2006 से 7 से मैंने थोड़ा ट्रैक करना स्टार्ट किया था। और जब मैंने ट्रैवलिंग, जो बोलते हैं ट्रैवल करोगे तो उतना सीखोगे आप, और जब मैंने मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो मैंने देखा कि इंडिया के हर स्टेट में एक कमोडिटी का दबदबा है। आज अगर हम कभी भी राजस्थान जाएंगे, ट्रेन में आप जाइए, ऊंजा करके एक जगह है, तो जैसे ही आपकी ट्रेन ऊंजा से गुजरेगी या गाड़ी ऊंजा से गुजरेगी तो तुरंत आप एक स्मेल ले सकते हैं, अरोमा ले सकते हैं जीरे की। सिमिलरली आप ना मध्य प्रदेश जाइए, वहाँ पे मिर्ची है, कलकत्ता जाइए वहाँ पे जूट है। मतलब हर जगह पे हर एक कमोडिटी का दबदबा है। तो मैंने देखा कि पहला चीज कि जब हम एग्री कमोडिटी की बात करते हैं तो उसकी जो सोइंग होती है वो एक बार होती है और हार्वेस्टिंग भी एक बार होती है, बट खाना हमें पूरे साल भर है। और जो आपने बोला उसको एनालिसिस कैसे करना, देखिए बहुत सिंपल है। आज इक्विटी के अंदर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बहुत जन को ये लगता है अरे एग्री में क्या बैलेंस शीट होती है? हाँ, नहीं, वही तो एग्री मैं में भी भी सोच बैलेंस शीट रही हूँ। होती है। अच्छा। तो एग्री के अंदर बैलेंस शीट कैसे होती है? देखिए ओके। बहुत सिंपल चीज है। पहला है कि अगर कोई चीज सोइंग होती है तो एक हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो कोई भी चीज हमारे पास साल में, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, चलो हल्दी का एग्जांपल ले लेते हैं, काफी ओके। लाइमलाइट में। जब सोने में तेजी मंदी हो हाँ, रही है तो वैसे हल्दी में बहुत वोलेटिलिटी भी वोल्टिलिटी है। है। और हल्दी जहाँ तक मैंने सुना है, इट इज ऑल्सो अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जो कि और करीब करीब शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जहाँ पे हल्दी का उपयोग ना होगा। बिल्कुल। तो बस इतना ही जानती हूँ मैं हल्दी के नहीं नहीं, बारे अभी में। हम और इस पॉडकास्ट में लेंगे कि हल्दी के क्या या कमोडिटी के क्या क्या गुण है हाँ। जो हमें देखने चाहिए। तो हल्दी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हल्दी सोइंग होती है अप्रैल मई जून में, ओके। और सबसे लंबी क्रॉप होती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है जनवरी फरवरी में, और माल सूखकर जो गांठ हम आप बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, ये सब आता है अभी अप्रैल मई में आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये सोचिए, इंडिया वर्ल्ड वाइड 85% माल इंडिया में ही उगता है, और इंडिया खाली एक्सपोर्ट करती है। इंडिया को कहीं से रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप आसाम बोलो, वहां पे भी हल्दी उगती है, और यहाँ पे जो गढ़ है हमारा महाराष्ट्र है, कर्नाटका बॉर्डर हो गया, आंध्र प्रदेश बॉर्डर, तो निजामाबाद, सांगली, बसमत, ये एरिया है, और पूरे वर्ल्ड को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है? तो बैलेंस शीट है कि हमने जो सोइंग की उसका प्रोडक्शन आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये साल का प्रोडक्शन कितना है। सेकंड आता है इंपोर्ट। तो डू वी इंपोर्ट? नहीं। काफी एग्री कमोडिटी में आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे स्पाइसेस की बात करें तो वी आर नेट एक्सपोर्टर, वी डोंट इंपोर्ट। थर्ड आ जाता है इसके बाद हमारे कंजम्पशंस। तो कंजम्पशन में एक होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन। आज हमारे हर घर में हल्दी का उपयोग होता है। बिल्कुल। मैं तो जहाँ तक जैसे मैं भी एक मारवाड़ी ही हूँ, तो मुझे पता है हम लोग हल्दी की सब्जी बहुत बनाते हैं। हल्दी की सब्जी बनती है, दूध में हल्दी गिरती है, अगर चोट लग जाए तो हल्दी लगती है। इवन शादी ब्याह होती है उसमें भी हल्दी, तो एक दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आज तो हल्दी का दिन है। हाँ। और अभी एक छोटा एक डेटा बताता हूँ, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। जैसे CAIT एक संस्थान है जिनका एक डेटा आया है, वो बताते हैं ये साल 53 लाख शादियां है। अब खाली आप इमेजिन करो, इसी संस्थान ने 2020 में एक डेटा दिया और वो बताते हैं कि 20 से 22 लाख शादी है, और ये साल 53 लाख शादी है। तो आप सोचो, डबल हो गई है कंजप्शन। आज हर शादी में हल्दी इंपॉर्टेंट है। हल्दी का दिन बोलते हैं ना, आज तो लड़का लड़की की हल्दी है, तो इधर तो कंजम्पशन डबल हो ही रहा है। तो हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन का क्या साइकिल है। सेकेंडली, हम इंडियन एक्सपोर्ट भी करते हैं। आज कोविड में लोगों को ये समझ में आ गया कि हल्दी का काढ़ा पीने से हम कोविड से बाहर निकल सकते हैं। आप देखिए इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, यूरोप में किया, यूएस में किया, बांग्लादेश, चाइना, सब जगह पे एक्सपोर्ट हुआ। तो हम लोग हमारे टोटल अवेलेबल जो हमारे पास माल है उसमें से डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्टेबल हटा देते हैं, तो हमारे पास नेट बच जाता है, क्या बैलेंस है, और वही बैलेंस अगले साल होता है। इक्विटी में भी हम ये देखते हैं, असेट देखते हैं, लाइबिलिटी देखते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा टोटल सप्लाई एंड टोटल कंजम्पशन,
और उसके बाद जो स्टॉक बचता है वो हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमारे लिए अगले 1 साल के लिए अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, साथ में आपको देखना है फैक्टर्स। तो बैलेंस शीट तो आपको समझ में आई गई कि हमको एक बैलेंस शीट जैसे फैक्टर्स, जैसे शादी ब्याह का सीजन स्टार्ट होगा तो हल्दी का कंजम्पशन बढ़ जाए। एक डेटा पे मैं बात करता हूँ, महाकुंभ हुआ, हम लोग रमजान की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड है। महाकुंभ और हल्दी? महाकुंभ और हल्दी तो मैंने एक सिंपल बताता हूँ, एक डायलॉग तो आपने बॉलीवुड में सुना ही होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, मेरे को नाम रमेश याद नहीं, बाबू। रमेश बाबू। हाँ। तो मैं वही बोलता हूँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम नहीं जानते कि कितनी बड़ी होती है। आज कुमकुम जो है हाँ। वो हल्दी से बनती है। हाँ, बराबर है। बराबर है। अब आप ये देखिए कि मेरे डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है कि करीबन 65 करोड़ लोगों ने इस महाकुंभ में शिरकत की है, जाके आए। मैं बोलता कुछ डेटा कम ज्यादा होगा। आप सोचिए कि कोई भी आदमी जब पूजा करेगा एज पर हिंदू, वो एक टीका तो लगाएगा। तो एक चुटकी अगर कुमकुम लगाता है तो मैं मान के चलूँ आधा ग्राम। तो आप ये सोचिए 65 करोड़ लोग, ठीक है, डुप्लीकेशंस भी होगा, सब चीज है, देखो हर चीज में हम लोग कैलकुलेट जाएंगे तो जाएंगे। तो आप सोचो एक आदमी अगर दिन में 2 बार भी अगर सिंदूर लगाता है तो 1 ग्राम का कंजम्पशन आता है। तो अगर बैर मिनिमम भी अगर मैं पकड़ूं तो कम से कम 10 लाख, मैंने कैलकुलेशन बना रखा था इसके ऊपर, तो करीबन 10-12 लाख बोरी का कंजम्पशन तो खाली महाकुंभ ले गया हमारा। वाओ। तो ये चीज भी एक मैं बताता हूँ, पहले हमारे घर बड़े हुआ करते थे, हम लोग स्टोर रखते थे कि 6 महीने का, साल भर का हम स्टोरेज लेके गेहूं चावल ये सब रखते थे, मसाले, कि भाई इस बार गेहूं अच्छा हुआ है, चना अच्छा हुआ है, चलिए हम साल भर का स्टॉक करके चलिए। लेकिन आज महंगाई की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे घर छोटे हो रहे हैं। हाँ, बिल्डिंग्स जो बन रही है उसकी वजह से घर छोटे इसकी हो वजह रहे से हैं। हमारी जो स्टोरेज है वो डब्बों में आ गया है बिल्कुल। कि हम एक डब्बा भर के रखें। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो आज रिटेल स्टोर कितने बढ़ गए, डीमार्ट, आज स्टॉक तो आप लेते हैं और क्या बोलते हैं, अरे इतने स्टोर्स खुल रहे हैं तो और ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। राइट। तो यहाँ पे भी तो हल्दी को जमा करके रखेंगे। आज रिलायंस रिटेल है, इतने फूड चैनल्स में आ चुके हैं, वहां पे इनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। और तो और पिछले 3 साल में एक नया ट्रेंड चालू हो गया, 10 मिनट्स डिलीवरी। तो ये जो डार्क स्टोर है, आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था 1 लाख डार्क स्टोर्स बन चुके हैं। तो आज 3-3 हजार के डार्क स्टोर बन रहे हैं, 3,000 स्क्वायर फीट के, तो वो लोग हल्दी नहीं रखेंगे, सभी मसाले रखेंगे। तो इसकी वजह से कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है। तो कमिंग बैक ऑन पॉइंट, जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो खाली चार्ट नहीं, हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, सेंटिमेंट देखते हैं, मार्केट में डिमांड क्या चल रहा है। अब कोविड आ गया, कोविड में डिमांड एक अचानक से रुक गया, या बांग्लादेश में कुछ कंसर्न्स हुआ तो हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़ी मार खा गए। तो ये सब फैक्टर्स इजी है। आज इक्विटी में तो मुझे लगता है मैडम, बैलेंस शीट पढ़ने के लिए मुझे सीए होना चाहिए, लेकिन जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो आपको सीए होने की जरूरत नहीं है। बारिश होगी तो क्रॉप पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, आज बाढ़ आ गई तो क्रॉप अच्छी होगी नहीं, खराब होने वाली है। तो ये जो डेटा है वो जनरल न्यूज में ही आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक एज कंपेयर टू इक्विटी, मुझे कमोडिटी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन देखूंगा, न्यूज देखूंगा, एक्सपोर्ट्स क्या हो रहा है, एंड इन सबको मिलाकर अगर मैं चार्ट पे प्लॉट कर दूं, चार्ट आप मेरे से अच्छा समझते हैं कि आज अगर 10-12 साल का डेटा अगर हम निकाल ले तो एक सेंटिमेंट समझ में आ जाता है कि यस, कैंडल में हम लोग देखते हैं कि यस ये प्रीवियस हाई तोड़ रहा है तो कैसे मूव करेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या मूव करेगा। अब इसी चीज को अगर हम नंबर्स पे लेके आ जाते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि आज इक्विटी से ज्यादा प्रेडिक्टेबल कमोडिटी है। तो आई थिंक इस ढंग से एग्री एक बहुत ही इजी है समझना, क्योंकि डिमांड सप्लाई पे, एसएनडी पे जिसको हम बोलते हैं, वो देखा जाता है। तो मुझे एक चीज ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि सोचते कैसे हैं कि हमको, मतलब इक्विटी 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 तो हम तो इतना सुन चुके हैं, इक्विटी में स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, इतना सब हम लोग मतलब उसी में इतना रम चुके हैं कि कमोडिटीज की जब बात आती है तो सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड और नेचुरल गैस। कॉपर भी कम, बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस, बिल्कुल ये चार में हम समझते हैं कि ट्रेड होता है। बाकी एग्री कमोडिटी से सब डरते हैं बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। और दूसरा, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि सोचते कैसे हैं कि कौन सी कमोडिटी का सीजन होगा या कौन सी कमोडिटी पे हम आगे ट्रैक करेंगे, कैसे इसको सोचना कैसे है कमोडिटी के बारे में। देखिए, जो आपने बोला कमोडिटी से डर लगता है, तो पहला चीज है कमोडिटी सबसे सेफ है, एक सिंपल है। आज जब आप सुबह उठते हो
हाँ। सबसे पहले किसी किसी को आदत होती है कि यार मैं बैड टी लूं, तो हम्म, टी क्या है? कमोडिटी है, उसमें दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है या कॉफी है। तो एक्चुअल में हम लोग कमोडिटी से ही घिरे हुए सुबह से लेकर शाम तक, तो उसे डरना क्या? दूसरा, स्टॉक में तो मुझे फिर भी डर लगता है कि कोई वो स्टॉक की वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। आज हमने हमारे 20-25 साल में मैंने ऐसी काफी कंपनीज देखी जो धूम मचा रही थी 2000 में, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं। हम्म, लेकिन कमोडिटी में आज बहुत बार मैं व्हाट्सएप पे, आपके पास भी आता होगा, सन 1975 में मैंने ये स्टॉक लिया था, आज मल्टीफोल्ड होकर मेरे पास 100 करोड़ हो गए, ये हो गए। मैं बोलता हूँ आप ऐसे कीजिए, 1000 जन का एक ग्रुप बनाइए और उसमें बोले किसके पास ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो आपने 1980 में लिया और आज भी पड़ा है। एक भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज मैं पूछूं कि 1980 में आपने सोना लिया है या कोई कमोडिटी ली है, वो पड़ी है क्या? जी बिल्कुल पड़ी है। तो आई थिंक सेफेस्ट है कमोडिटी। अब उसको सोचते कैसे हैं? तो देखो, सोचने में हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज होती है सीजनैलिटी। आज अच्छा दिन है, हम देखते हैं अभी सामने अक्षय तृतीया आने वाली है या शादी ब्याह का सीजन है, तो ऐसे समय में कंजम्पशन बढ़ना ही बढ़ना है। आज उदाहरण के तौर पे हमारे जो तीज त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, ये कमोडिटी के बेस पे बने हुए हैं। जैसे हम संक्रांति से हमारा ईयर स्टार्ट करते हैं, तो संक्रांति में एक ऐसी दो ऐसी कमोडिटी है जिसको हम बांटते हैं। एक होता है तिल और एक होता है गुड़, बराबर? तो आज आप समझो कि जनवरी में तिल और गुड़ लगेगा, तो आप देखेंगे दिवाली के बाद से ही इन कमोडिटी की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ओह, तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी वो कमोडिटी में कर रहे हैं। जैसे दिवाली आती है, तो दिवाली से पहले क्या करते हैं आप? कपड़ा सोना। लेना चालू करेंगे, सोना लेना सोना। चालू करेंगे। तो ये चीज क्या है? आज हाउसिंग के लिए एग्जांपल है। आज कोई भी एक घर बनता है, तो बहुत जनों को लगता है कि यार घर ही तो बन रहा है। नहीं, उसके पीछे 250 सेक्टर्स चलते हैं। इक्विटी में हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस भी होता है कि हम रेजिडेंशियल सेक्टर्स को या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट करें, क्योंकि उसमें 250 सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सारे कमोडिटीज, जैसे आज हम बोलते हैं खीर, कोई भी पर्व आता है तो उसमें हम बेसन, तो ऐसा चीज है हर जगह यूज होता है। तो बेसन क्या है? कमोडिटी है। तो सोचने में क्या है कि पहला चीज आपको देखना है कि हर चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, और इन सब कमोडिटी की जो सप्लाई है वो साल में एक बार ही आनी है। अगर सप्लाई में कमी है तो डिमांड तो हमारी वैसे भी स्टैग्नेंट है, मतलब हर साल बढ़नी है। आज 150 करोड़ की आबादी है, तो हर साल बढ़ना ही बढ़ना है। तो आई थिंक ये गैप दिखती है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अब तक कमोडिटी फ्रंट पेज पे कभी आई नहीं है। हाँ, अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताऊं। आज जो हम ये शूट कर रहे हैं, आज भी एक फेस्टिवल है जहाँ पे हिंदू न्यू कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो ये भी आज एक बहुत अच्छा दिन है। डेफिनेटली यहाँ पे भी कमोडिटीज का काफी उपयोग हुआ होगा। वो भी हम जानना चाहते हैं कि ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे ये सब यूज कैसे करते हैं और इनकी खपत कब से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा भी लग रहा है, मुझे पता है इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स लोगों को, तो वो भी ये नॉलेज ले। और अगर कोई कमोडिटी में ट्रेड करे तो उसके पहले सोचना कैसे है, सबसे बड़ी बात है, वो जरूर सीखे। तो आज भी जैसे न्यू ईयर है अपने हिंदुओं के हिसाब से, महाराष्ट्र में तो इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से है। यहाँ तक कि इसे नवरात्रि भी कहते हैं, चैत्र की चैत्र नवरात्रि, नवरात्रि। जहाँ पे रामनवमी पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी एक फेस्टिवल है। तो कि इसी पे देखिए, आज हम चैत्र रामनवमी की बात करते हैं। आज भी सुबह मैं पूजा करके आया हूँ, तो वहां पे भी एक पेक्युलरिटी है कि हम 9 दिन तक क्या करते हैं, गेहूं की बाली को उगाते हैं, और 9 दिन के बाद देखते हैं एक कमोडिटी ही उग कर आती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया सब फेस्टिवलों के साथ घिरा हुआ है, हाँ, और हर फेस्टिवल में कहीं ना कहीं कमोडिटी का यूज होता है। आज बेसन, चीनी, ये एक ऐसी चीज है, बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, अब हमको जो आप बोल रहे हो, सोच कैसे सकते हैं, तो इक्विटी में हम लोग क्या करते हैं, हम फेयर वैल्यू की तरफ जाते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या मिल रहा है, कंपनी का सेल्स क्या है, आरओई क्या है। तो सिमिलरली एक ही वर्ड में बोलता हूँ, एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो, उसमें सबसे पहले आपको समझना है स्टॉक टू यूज रेशियो। हमारे अच्छा, पास क्या स्टॉक है। स्टॉक टू यूज रेशियो। यस। वाओ। तो जो बैलेंस शीट हमने डिस्कस किया, उसमें लास्ट पार्ट जो हम लोग निकालते हैं वो बोलते हैं स्टॉक टू यूज रेशियो। तो एग्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर आपको ये पता है इस कमोडिटी का स्टॉक टू यूज रेशियो क्या है, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये कमोडिटी आगे जाके बढ़ने वाली है या घटने वाली है। घटेगी क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है,
और बढ़ने वाली कब है? जब सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड में आप एक चीज मान के चलो, आज अगर आप 2 रोटी खाते हो तो कल भी 2 ही रोटी खाओगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा। लेकिन सबसे इम्पैक्ट जो होता है वो सप्लाई साइड आता है। 2-3 दिन पहले देखा बर्मा में हमने भूकंप आते हुए देखा। अब इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा कमोडिटीज पे? यस पड़ेगा। आज वहां से हम दाल काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब वो दालों का इंपोर्ट अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो दालों के भाव में उछाल आ सकता है। तो सिमिलरली कोई भी फेस्टिवल अगर हम देखते हैं वो कोई ना कोई कमोडिटी से जुड़ा है। और आपको अगर सोचना है तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक टू यूज रेशियो को आप देखिए। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ ऐसे डेटा मार्केट में जैसे इक्विटी के लिए एक भरपूर साइट्स हो चुकी है, कमोडिटी के लिए बहुत ही लिमिटेड है। हाँ, थोड़ा ढूंढेंगे तो बिल्कुल मिलेगी। स्टॉक टू यूज रेशियो अगर आपको मिल जाता है और दिखता है कि जैसे हल्दी के केस में मैं बता रहा था कि स्टॉक टू यूज रेशियो इस बार हम नेगेटिव में जा सकते हैं, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम है जबकि डिमांड हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये तो कहाँ मिलेगा हमें स्टॉक टू यूज रेशियो? तो मैं काफी न्यूज चैनल्स भी कवर करते हैं, बट आई डाउट कि इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। हम लोग हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम बैलेंस शीट पूरी प्रिपेयर करते हैं। ओके। तो अगर आप 2-3 साल का अगर व्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, स्टॉक टू यूज रेशियो कम क्यों? हल्दी के भाव फार्मर्स को नहीं मिल रहे, इसलिए फार्मर क्या कर रहे हैं, दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट हो रहा है। तो हल्दी का जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है और डिमांड, आज आप देखो हल्दी का दूध अमूल ने नया लॉन्च कर दिया तो डिमांड बढ़ रही है। ओह, आज जीरा है, जीरा का सोडा आने चालू हो गया। तो पहले जीरा हम तड़के के लिए यूज करते थे, हम्म। अब सोडा में जीरा बिस्किट है, इन सब में तो ये कंजम्पशन बढ़ रहा है। यू विल नॉट सरप्राइज, मैं धनिए का शैम्पू, धनिए का फेस वॉश, ये नए प्रोडक्ट इनोवेशन आ रहे हैं तो ये कंजम्पशन क्रिएट कर रहा है। एलोवेरा तो समझ में आया, धनिया भी? बिल्कुल। अरे आप मेरे को ये बताइए मैडम कि आज सपोज रात को 10:30-11 बजे अगर अपना पेट दुखता है तो आज की नई जनरेशन कहाँ भागती है? डॉक्टर के पास। हाँ, लेकिन पहले क्या होता था? हल्दी ले लेते थे, हल्दी या अजवाइन ले अजवाइन ले लेते लेते थे। तो अब आज मार्केट में रिक्वायर क्या हो रही है? प्रोडक्ट इनोवेशन। तो आज जैसे धनिया दाल का एक पाउच आता है तो उसने क्या किया, धनिया की डिमांड बढ़ा दी। तो ओके। आज अगर कोई अगर अजवाइन का अगर जैसे जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहे हैं कोविड के बाद तो हमने बहुत देखा है, उसकी वजह से डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं अगर स्टॉक टू यूज रेशियो हमें पता चलता है तो एक एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं फंडामेंटली ये स्टॉक जैसे हम बोलते हैं अच्छा है, वैसे ये कमोडिटी अच्छी है। सेकंड है कि आप सीजनलिटी देखिए कि अब सीजन क्या है। तो हम देखेंगे कि हल्दी का अभी आवक का सीजन है, मतलब अराइवल पीरियड है, हार्वेस्टिंग पीरियड है। तो यहाँ पे सप्लाई अच्छी है तो भाव आपको अच्छे मिलेंगे। ऐसे समय में आप लेकर एक्सचेंज में, जैसे हम इक्विटी में स्टॉक लेके डिमेट में रखते हैं, वैसे ही आप कमोडिटी को लेकर डिमेट में रख सकते हैं। आज एमसीएक्स है, एनसीडीएक्स है, ऐसे एक्सचेंजेस है। इवन फिजिकल में भी वेयर हाउसिंग आ चुकी है। जैसे आज आप बोलोगे कि हम घरों में हल्दी जाके लेके रखते हैं तो वो भी क्या, आप हल्दी में ट्रेड ही कर रहे हो बट वो कंजम्पशन पॉइंट से ले रहे हो, रिटर्न पॉइंट से नहीं देख रहे हो। तो जिस ढंग से हम इक्विटी में कैश में स्टॉक लेके रखते हैं वैसे कमोडिटी भी आप स्टॉक में लेके रख सकते हो। तो आई थिंक स्टॉक टू यूज रेशियो आप देखोगे तो आपको कमोडिटी के बारे में पता चलेगा, सीजनलिटी क्या है, आगे डिमांड सप्लाई उससे आइडिया लग जाता है। और जब चार्ट्स आप अच्छा सिखाते ही हो तो चार्ट्स पे अगर देख लेते हैं तो हमको और स्ट्रेंथ मिल जाती है कि यस ये टेक्निकली ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड में है, बैलेंस शीट टाइट है तो हमें लेना चाहिए और कहाँ तक जा सकता है वो हम लोग निकाल सकते तो ऐसे हम हर प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं? हैं। बिल्कुल, जो लिस्टेड है उनका भी पता चलता है और जो नॉन लिस्टेड है उनका भी पता चलता है, क्योंकि देखिए जितनी भी नॉन लिस्टेड कमोडिटीज है गवर्नमेंट उसका डेटा रिलीज करती है। आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, ये पूरे सीजन में कि रबी सीजन है तो कितनी सोइंग हो रही है, खरीफ सीजन है तो कितनी सोइंग हो रही है। ऐसे ही एबडा पे आप जाओगे तो आपको एक्सपोर्ट के डेटा मिलेंगे कि इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है, इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया। तो एक तरफ आप सप्लाई को देख रहे हो, एक तरफ आप एक्सपोर्ट्स को देख रहे हो, दोनों को मैच करोगे तो आपको स्टॉक टू यूज रेशियो निकल जाएगा। तो गवर्नमेंट आपको डेटा दे रही है। न्यूज चैनल कोई भी आप देखिए तो तुरंत पता चल जाएगा, बारिश के आने आईएमडी आती है 2 महीने पहले प्रेडिक्ट कर देती है। जैसे लास्ट ईयर ला नीना, ला नीना मतलब जहाँ पे पानी ज्यादा होता है। अब पानी ज्यादा होगा तो फसल के लिए अच्छा है, फसल के लिए अच्छा है तो प्रोडक्शन बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो भाव नीचे आएंगे। अभी फॉर एग्जांपल बायोफ्यूल है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे आप नजर रखिए, आपको कोई एनालिस्ट नहीं बनना है बड़ा। आज गवर्नमेंट बोलती है कि हम तेल में, मतलब पेट्रोल डीजल में B20 लेके आने हुए, मतलब बायोफ्यूल 20% हम लोग उसके अंदर बायोफ्यूल मिलाए, एथनॉल मिलाएंगे। अब एथनॉल बनता किससे है? आप मक्का ले लीजिए,
शुगर ले लीजिए, ठीक है, इन सब में पाम ऑयल है, पहले पाम ऑयल हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज, अब पाम ऑयल को जलाने के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए तो पाम ऑयल के भाव बढ़ गए। और पाम ऑयल तेज होगा तो उसका सभी तेलों पे फर्क पड़ेगा। तो जस्ट बचपन में मैं 6th 7th में मुझे अच्छे से याद है, ज्योग्राफी करके एक सब्जेक्ट आज भी होते ही है, बट उसमें हमको हमारे जो प्रोफेसर थे वो हमको सिखाते थे कनेक्ट दी डॉट्स। आज अगर जब आप कनेक्ट करते हो ना तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, यस बायोफ्यूल में 20% एथेनॉल में अगर जाता है तो मक्के के भाव बढ़ेंगे, तो मक्का लेके बैठिए। तो मैं बोलता हूँ इक्विटी से ज्यादा सेफ और साउंड, थोड़ा सा फोकस वाली चीज है, बट अगर देखेंगे तो बहुत सेफ है। और गोल्ड और सिल्वर तो हम देख ही रहे हैं। आपकी इसी बात से एक बात याद आई कि हम लोग कुछ फ्रेंड्स लोग बैठे थे, तो अभी आजकल आइसक्रीम में ताड़गोला की आइसक्रीम नेचुरल्स की बहुत फेमस चल रही है। तो वो कह रहे थे, बोला इस चक्कर में ताड़गोला के दाम कितने बढ़ गए हैं। तो जब पूछा गया ताड़गोला वाले से कि भाई इतने दाम कैसे बढ़ गए, बोले क्या करें, इसके आइसक्रीम चालू हो गई ताड़गोला की, इस वजह से ताड़गोला के दाम बढ़ गए एकदम जोर से। तो इवन आई वाज सरप्राइज, और आपकी बातें अभी सुन के मुझे वो बातें जो है वो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ उन सब बातों को। तो दूसरा इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ, आज से 10 साल पहले मखाना कोई जानता नहीं था। आज हम लोग पूजा में मखाना यूज करते थे, बिल्कुल। दिवाली पे वो भी थोड़ा सा हाँ, यूज, बाकी यूज नहीं होता। इंडिया में इंफॉर्मेशन की कमी है। जैसे ही डाइटिशियन आए और बोले मखाना खाने से आपको विटामिन मिलेगा, ये मिलेगा वो, और एड वेड सब स्टार्ट हो गया, नॉलेज शेयरिंग चालू हो गया, यू मीन ताल मखाना, ताज मखाना। और आज क्या व्हाइट भाव? कलर का जो आता यस है। यस यस, लोटस सीड जिसको हाँ, बोलते हैं। हाँ, आज क्या भाव हो गया? आज 300 रुपए किलो हो गया, जो 30 रुपए किलो हुआ। हाँ। वो तो जगह जगह आजकल उसको तो इवन डाइट गवर्नमेंट फूड ने इस में। बार बजट के अंदर मखाना बोर्ड कर दिया, और ओह, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो इसको एक्सपोर्ट करता है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे लोगों को इंफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगा, चीजों के कंजम्पशन बढ़ेंगे। और इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि वी आर मेजर कंज्यूमर एंड वी आर मेजर प्रोड्यूसर आल्सो। आज मखाना मतलब बिहार की इकोनॉमी के लिए एक बूम है। ऐसी काफी बहुत चीजें, आज रागी है या नाचनी बोलो उसको, हम्म, या मिलेट्स बोलो, हम्म, गवर्नमेंट ने 3 साल पहले मिलेट ईयर घोषणा की। आज हम लोग वीट के पीछे जा रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ने बाजरा या मोटे अनाज के ऊपर ध्यान दिया, इनके भाव बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो जो आपने एग्जांपल दिया ताड़गोला, बिल्कुल जैसे से कंजम्पशन, ये है फूड इनोवेशंस। जैसे आइसक्रीम में ताड़गोला किसी ने सोचा नहीं था, बड़ा आज हुआ तो डिमांड बढ़ रही है उसकी। अब किसी ने अगर प्लांटिंग, अभी कोई बोलता है मैं लेके कैसे बैठूं, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, एग्री की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप उसको प्रोड्यूस करके रखो, फार्म पे लगाओ, तो मिलेगा उसका। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कमोडिटी में 2 3 तरीके से, एक आप उगाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप एक्सचेंज के द्वारा फ्यूचर्स लेके पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिजिकल मार्केट में जाकर बाय करके वेयरहाउस करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं। तो मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि इसकी कंजम्पशन स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ भी है, तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देके उसमें फ्यूचर्स या उसका लॉन्ग टर्म खरीद सकते हैं। मैम मेरे को एक चीज बताइए, आज इक्विटी में हम क्या करते हैं? आज इक्विटी में प्रोजेक्शन ये लगता था कि एक कंपनी लॉन्च हुई, फिर हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, अरे इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा, अगले 4 साल में 5 साल में ये ग्रोथ आएगी, ये स्टॉक लेना चाहिए। मैं सेम चीज बोल रहा हूँ कमोडिटी में, करो ना आप। आज कमोडिटी के अंदर देर आर वेरियस कमोडिटी। आज फॉर एग्जाम्पल इलायची है, इलायची किस लिए काम आती थी? खाने में काम आती थी। हमने देखा बॉलीवुड की एक अच्छी सेलिब्रिटी आती है और बोलती है सिल्वर उसमें और लगा दिया फॉइल करके, और वो एक पैकेट बना दिया, बोले इसको खाओ। क्या हुआ? अपने कार्डमम के प्राइस, इलायची के प्राइस जो 1200 रुपया हुआ करते थे, आज 3000 रुपये का भाव हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस ढंग से हम इक्विटी में स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, क्या बेस पे करते हैं? मैनेजमेंट अच्छी है, तो इधर तो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। फिर आप देखते हो प्रोजेक्शन, अरे इसके ये फॉर एग्जांपल एक मैं कोई स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहता, बट एक रेस्टोरेंट चेन है जिसने मतलब खाने की टेबल के ऊपर ही आपको मतलब सेक कर आप खा सकते हैं, ऐसा उन्होंने सिस्टम निकाला। तो प्रोजेक्शंस क्या आने लग गए कि अब तो इसका धूम मच जाएगा और भाव ऐसा हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर एक के बाद स्टॉक बढ़ा और निकल गया। तो सिमिलरली कमोडिटी का भी तो यही है कि आज प्रोडक्ट इनोवेशन, जैसे मैंने आपको धनिया का एग्जांपल बताया, आज आपको एकदम कॉमन, एक और मैं बता, एक ब्रांड भी चल रहा है कैफेन करके, कुछ एम कैफे ऐसे करके था, देखा। कॉफी के ऊपर
फेस मास्क, बहुत प्रोडक्ट बना रहा है कॉस्मेटिक में और धूम मचा रखा है। तो आज कॉफी के भाव बढ़े हैं ना, कंजम्पशन देखो बढ़ना है कोई भी चीज का। तो आई थिंक विद द राइज ऑफ आईटी, विद द राइज ऑफ हम बोलते हैं कि स्टार्टअप, 10-12 साल में चेंज क्या हुआ, आदमी रिस्क लेने लग गया। तो रिस्क लेने की वजह से फूड इनोवेशन आने लग गए, नए स्टार्टअप पैसा डालने लग गए और बहुत इनोवेशन, मखाने का एग्जांपल है, कॉफी का एग्जांपल है, कार्डमम का इलायची का एग्जांपल है, ऐसे काफी एग्जांपल है। तो इनके कंजम्पशन बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक जैसे हम इक्विटी में ढूंढते हैं, लेकिन इक्विटी में हम देखते हैं देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म जो आपको हर डेटा देते हैं। यहाँ पे स्कोप है कमोडिटी में, बहुत लिमिटेड वेबसाइट्स है जो खाली गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो ये डेटा दे रही है। आज आप देखिए कोई कंट्री कंटिन्यू ई सब बोल, कोई जानता नहीं है उसको, लेकिन जिस दिन इसके ऊपर काम होना चालू हुआ, आई वाज सरप्राइज, मैं उंजा में एक फैक्ट्री में जाके आया था। आज इसबगोल को हमको ये पता है कि किसी को अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है इसबगोल ले लो, बट आई वाज सरप्राइज ही वाज हैविंग अराउंड 32 एसकेयूज। बोलते इसबगोल की ब्रेड आती है, इसबगोल की मेडिसिन आती है, बहुत चीजें खाने के लिए, अलग अलग चीजें, और बोलते 100% यूएस में एक्सपोर्ट होता है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू जैसे से अनलॉक होगी वैसे वैसे कमोडिटी के भाव बढ़ेंगे। तो अगर आपको पहले से पता है, अभी एक सिंपल एग्जांपल, तो आप प्रोडक्ट इनोवेशन छोड़ दीजिए ना, आप ये देखिए कि हमारा 14 जनवरी में संक्रांति आने वाली है और आप कभी भी उठा के देखो, मेरे पास डेटा पड़ा है, मैं आपको दे दूंगा। सिसमे सीड जिसको हम तिल बोलते हैं, सफेद तिल और काले तिल के भाव आप देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में शूट अप करना स्टार्ट। गोल्ड का एग्जांपल ले लीजिए, अब अक्षय तृतीया है, सोना बढ़ा हुआ ही है, पर उसके बावजूद भी आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि अक्षय तृतीया और धनतेरस से पहले सोने का भाव बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि हम सोना तो खरीदते हैं, बेचते तो कभी है ही नहीं ना। हम सोना खरीदते ही नहीं है, हम तो सोना कंज्यूम कर लेते हैं। बस आज घरों में 28,000 टन सोना घरों में पड़ा हुआ है। हाँ, हम वो बाहर नहीं निकलेगा कभी भी, कभी नहीं बहुत निकलेगा। उसका हार्डली 1% बाहर निकलता होगा। क्योंकि एज पर हिंदू रिचुअल्स हम क्या बोलते हैं, सोना कौन बेचेगा, जिसके बुरे दिन है। हाँ। और उसमें भी वो क्या करेगा, पहले घर बेच देगा, प्रॉपर्टी बेच देगा, लेकिन सोना नहीं बेचेगा। नहीं बेचेगा। तो हमारे रिचुअल्स में ही है कि सोने को रखो। और लेडीज को अगर सोना दे दिया जाए, उनसे अगर सोना वापस मांगो कि भाई अभी दाम बढ़ गया, मैं इसे बेच रहा, तो हंगामा हो जाता है घर में। तो वही तो ना, आज 28,000 टन लोगों को, आज गवर्नमेंट, आज हम यूएस गवर्नमेंट ये सब बोलते हैं इनके पास सोने का रिजर्व है, इंडिया के पास कितना है? आज आप एक चीज देखो, बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूँ, इंडिया को हम सोने की चिड़िया बोलते हैं। चलिए आप मेरे को बताओ, इंडिया में सोने की कितनी माइंस है? ना के बराबर है। एक कोलार बोल लो या एक दो ऐसे आएंगे, बाकी ना के बराबर है। तो इंडिया सोने की चिड़िया कैसे बनी? तो इंडिया के पास कमोडिटी थे, जो कमोडिटी हम एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले सोना लेते थे। ओके। आज मसाले का तो आपको मालूम है, सिल्क रूट, हम जो स्पाइस रूट बोलते ही थे, तो हम लोग मसाला एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले हम लोग सोना लेते थे। तब से हमने यही देखा है कि सोना हमने कंजम्पशन करना ही स्टार्ट किया है। तो सिंपल है, कमोडिटी समझना बहुत, थोड़े थोड़े डॉट है, उसको आपको समझना है डिमांड सप्लाई को लेकर। बट एक चीज मुझे मालूम है, आज मैंने बहुत जन को सुना है, अरे तू एसआईपी कर ले। क्यों? बोला आज महंगाई बढ़, आज मैं कोई भी चीज लाख रुपए की चीज है, ये तेरे रिटायरमेंट पे 5 लाख की हो जाएगी, इसलिए तू सेविंग कर। तो मैं खाली एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप महंगाई से भागने के लिए आप इक्विटी में, मैं इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा आप 100% पैसा आपका कमोडिटी में डाल लीजिए। मैं चाहता हूँ खाली 15 से 20% डालिए। अभी तक हम लोग अंडर डाइवर्सिफाइड थे, हम लोग सोने को क्या पकड़ते थे, डेट इन्वेस्टमेंट पकड़ते थे, बोलते 5% डाल लीजिए। बट आज सोना चांदी या कमोडिटी की अगर पूरी बात करें तो इसमें प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। आज आप इक्विटी में फ्यूचर्स देखते, कमोडिटी में भी फ्यूचर है। इंडेक्स देखते हो, इंडेक्स भी है हमारे पास। ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको लेना है तो वेयरहाउस अवेलेबल है, फंडिंग अवेलेबल है, जितनी क्वांटिटी में लेना उतने अवेलेबल है। तो आज प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है। तो आई थिंक लोगों को एक दूसरे नजरिए से देखना चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू कमोडिटी भी हो सकती है। आप ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए भी कुछ है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो गोल्ड से बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन हो सकता है? हाँ, गोल्ड और सिल्वर में, मैंने गोल्ड में तो ईटीएफ सुना है, सिल्वर ईटीएफ सुना है, गोल्ड में एसजीबी सुना है। तो थोड़ा थोड़ा लोगों का ध्यान एसआईपी में ईटीएफ की तरफ आना तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है। अभी भी इक्विटी एसआईपी पे ही, मतलब इक्विटी इतना छा रखा है कि कमोडिटीज कहीं ना कहीं अभी भी मुझे इक्विटी और कमोडिटीज में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। तो मैंने एक डायलॉग सुना था, जो दिखता है, ऐसे ही कुछ डायलॉग है, जो दिखता है वो बिकता है। गलत,
जो ज्यादा दिखता है वो बिकता है। तो आज इक्विटी इतना ज्यादा दिखने लग गया हाँ। कि लोग उसके पीछे ट्रॉल हो रहे हैं। जबकि देखिए कोई भी असेट क्लास उसका एक समय होता है। आज सोने ने भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। आप उठा के देखिए इतिहास, मैं आपको नेगेटिव नहीं बोलूंगा, स्टेबल, या एग्जांपल सामने सामने ले लेते हैं। 2008 से 2011 अप्रैल 2011 तक हमने एक बड़ी रैली देखी जहां पे $1920 इंटरनेशनल में गोल्ड को आते हुए देखा, डोमेस्टिक मार्केट में 30,000 का भाव देखा। अब 2011 से लेकर 2020 तक आप सोने को अगर देखोगे तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, नीचे में 27 साढ़े 27,000, ऊपर में 30,000। आप देख लो 10 साल का 8 साल का सीजीआर ग्रोथ ज्यादा नहीं था, पॉजिटिव था, बट कोई ऐसा मेजर नहीं था। जैसे ही कोविड आया, कोविड के समय में सोने में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन आप देखिए मात्र 6-8 महीने में, मतलब मार्च में इट वाज अराउंड, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो एक बार इसने 27,200 का लो मारा और 11 अगस्त 2021 को 56,000 का हाई मार देता है। अब जैसे ही रैली होती है उसके बाद मार्केट फिर से एक लीनियरली एक रेंज में चलता है, और फिर जैसे से 2022 में जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट होता है, सेंट्रल बैंक बाइंग करना स्टार्ट करता है, ईटीएफ में लोगों का रुझान बढ़ता है, कंसर्न्स बढ़ते हैं, तो सोना बढ़ना स्टार्ट होता है, और वही सोना 56,000 से बढ़कर मात्र 2.5 साल के अंदर आज 90,000 का भाव हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड। ये तो मैंने सुना है और कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं तो क्रूड और सोने का भाव तो बढ़ ही जाता है। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी आप देखो प्रोडक्ट इनोवेशन जो हम बात कर रहे हैं, आज चांदी का एग्जांपल ले लेते हैं। चांदी किस लिए जाना जाती थी भाई? गरीबों का सोना, हाँ, गरीबों का सोना पुअर्स मैन या गोल्ड के थोड़ा आज बहुत केमिकल प्रॉपर थोड़ा बहुत था। हाँ, लेकिन 5-7 सालों में क्या हुआ, आज ईवीज के अंदर चांदी यूज होती है, 5G में यूज हो रही है, सोलर पैनल्स में यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से यूज होने लग गई, तो इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। जबकि देखिए कोई भी कमोडिटी का जो हार्ड कमोडिटी उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, आज माइन करके हम निकाल रहे हैं। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ माइनिंग बढ़ रही है, तो कुल मिलाकर हार्ड कमोडिटी की आपकी जो एबिलिटी है वो कमी रहनी है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन आ रहे हैं इसका भाव बढ़ेगा। ये इनोवेशंस तो आते ही रहेंगे। बिल्कुल आते रहेंगे। आज कहीं ना कहीं चला, आज मैं तो सुना है कि गोल्ड को भी बनाने की कोई, आज एग्जांपल देते हैं डायमंड का ले लेते हैं, रिस्क है, जैसे आपका इक्विटी में रिस्क है वैसे कमोडिटी में भी रिस्क होता है, बट बहुत रेयर होता है। आज डायमंड में एक लैब ग्रोन डायमंड आया, वी हैव सीन 50% करेक्शन आ गया, बट गोल्ड बना सकता है? No. हल्दी केमिकल बना लीजिए, लेकिन कमोडिटी है उसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, डिमांड में चेंजेस आएगा कि आज, लेकिन आप सोचो कि अगर आपको सपोज दाल बनानी है, हल्दी की जगह आप बोलोगे यार थोड़ी सी ज्यादा मिर्ची डाल दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, कमोडिटी रिप्लेस नहीं हो सकती, खास करके एग्री कमोडिटी की मैं बात करूं। हाँ, यहाँ पे हमने चेंजेस देखा है। उदाहरण के तौर पे कोविड से पहले कॉपर का भाव था 320 रुपए किलो। अब जैसे ही कॉपर का भाव बढ़कर 900 रुपया हुआ, आज 900 का भाव चल रहा है। तुरंत क्या हो गया, डिमांड में, या हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट में इनोवेशन आया और लोगों ने एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो गए। आज आपके घर का एसी उठा के आप देखिए, पहले उसमें कॉपर की कॉइलिंग आती थी, अब एल्यूमिनियम के आने। मैंने आज तक कभी ये चीज को नोटिस नहीं किया, आज पहली बार मुझे इस बात का पता चला है। अरे बहुत अच्छी चीज मैं बोलता हूँ कि कोविड से पहले आप देखिए कि अगर आपका 1 टन का एसी अगर 35,000 में आता था तो आज वो 30,000 में आ रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल? तो वो इसलिए पॉसिबल है, रिप्लेसमेंट। तो कमोडिटी में रिप्लेसमेंट, जैसे हम चांदी की बात करें तो लोग बहुत जन गोल्ड पहनते हैं, लेकिन महंगाई हो गई तो क्या करेंगे, चांदी को लेकर गोल्ड पॉलिश कर लेते हैं। तो क्या होगा, चांदी की भी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमोडिटी क्रैश कर जाएगी, वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। तो कमोडिटीज के अंदर जब जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कंपटीशन इनोवेशन क्रिएट करता है। बहुत जन कंपटीशन से दूर भागते हैं, मैं बोलता हूँ कंपटीशन रिक्वायर्ड है। अगर आज समझो कि एक मिठाई की दुकान है वो चलेगी, लेकिन अगर 10 मिठाई की दुकान रहेगी ना तो ज्यादा चलेगी, क्योंकि कंपटीशन रहेगा तो इनोवेशन आएगा। आज आप देखिए रसगुल्ला, एक सफेद रसगुल्ला खाते थे, आज मैं कहीं पे गया था कोई इवेंट में, वो बंदे ने मेरे को 6 टाइप के रसगुल्ले खिलाए। वो बोलता है सर देखो, पिंक रसगुल्ला खा के देखो, ऑरेंज रसगुल्ला खा के देखो, मैंगो रसगुल्ला खा के देखो। तो मुझे लगता है कि मैं कंपटीशन, तो 2 ही वैरायटी जानती थी, एक नॉर्मल रसगुल्ला, एक बेक्ड रसगुल्ला। तो मैं वही बोला, धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा इनोवेशन बढ़ेगा। तो कमोडिटी में यही हो रहा है। कमोडिटी में जैसे जैसे हमारे खाने के आज आज आप देखिए, पता नहीं, जैसे चीज है,
चीज की तो भरमार हो गई, आप चाहे सैंडविच लीजिए, कुछ भी लीजिए चीज, तो ये क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन, और जब भी प्रोडक्ट इनोवेशन होगी कमोडिटी के भाव बढ़ने ही बढ़ने। मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी किसी ने इतना सोचा नहीं था, मैंने तो सिर्फ छोटी सी सोच मांगी थी, यहाँ तो इतनी बड़ी सोच मिल गई कि शायद मुझे कई दिन तक ये घूमते घूमते मैं भी शायद कोई नए तरीके से एग्री प्रोडक्ट्स को देखने लग जाऊं। नहीं नहीं, कमोडिटी बहुत वास्ट है और बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब इसको ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो पहला चीज आप समझो, हमारा इक्विटी मार्केट 9 से 3:30 चलता है। कमोडिटी मार्केट 5 बजे तक। नहीं, एग्री 5 बजे तक चलता है हाँ, और वैसे और बाकी 11:30 बजे रात को तक। 11:30 तक। दूसरा, इसमें बहुत बेटर चीजें क्या होती है, आज हम लोग को इक्विटी ट्रैक करना है तो हम ज्यादा नेस्डेक को देख लेते हैं कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन अब तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती। आज इंडिया ही इतना सक्षम है कि हम हमारे इंट्रा फैक्टर्स को देखें, उस मैक्रो फैक्टर्स को देखें, उसी में काम होता है। लेकिन कमोडिटी ऐसी है कि सुबह आप जापान खुलता है तो सोने का भाव अलग है, चाइना खुलता है थोड़ा अलग होता है तो उसको मैच करता है, इंडियन मार्केट खुलता है तो उसको मैच करने के लिए तेजी मंदी होती है, फिर यूरोप खुलता है, फिर यूएस खुलता है, तो पूरे दिन भर चहल पहल होती है। दूसरा, कमोडिटी इज लिंक्ड विद करेंसी मार्केट। हाँ। और जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप आने से आप देखिए फैक्टर्स कितने चेंज हो रहे हैं। डॉलर इंडेक्स डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले सितंबर में 100 का भाव था। डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जो 5 करेंसीज का एक बैरोमीटर, जैसे आज हम निफ्टी बोलते तो एक बैरोमीटर बोलो या इंडेक्स बोल लो, तो वैसे डॉलर इंडेक्स एक 5 करेंसीज का एक हम बोल सकते हैं बैरोमीटर है। 100 से ये 110 पहुंच जाता है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो कमोडिटी में गिरावट आती है, क्योंकि जब डॉलर में मजबूती आ रही है तो कमोडिटी सस्ती होती है। अब वही डॉलर इंडेक्स डी डॉलराइजेशन की वजह से, मतलब आज रशिया है, बहुत अच्छा डेटा था, मैंने 2016 में एक डेटा एनालाइज किया। देखिए, आग लगने से पहले धुआं उठती है, वो धुआं पकड़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने 2016 में देखा कि जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने वाली कंपनी है, इनके सेल्स बुक के अंदर, ऑर्डर बुक्स के अंदर 300% का जंप आ जाता है। तो जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन कंपनीज बना रही है, उसमें 300% का जंप आने का मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली है। और जब लड़ाई होने वाली है तो इसका मतलब सोना बढ़ेगा। तो आप उठा के देख लो, 2016 से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, इन्होंने गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाने स्टार्ट किए। तो दैट इज अ साइन कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। डॉलर को बेच रहे थे, यूएस ट्रेजरी को बेच रहे थे, और गोल्ड एड ऑन कर रहे थे। आज आप देख लीजिए पिछले 4 साल से चाइना क्या कर रहा है, गोल्ड की रिजर्व्स बढ़ा रहा है। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं ताइवान पे हमला करता हूं या कुछ भी ऐसे ही करता हूं तो यूएस वाला मेरे से नाराज हो जाएगा। तो तुरंत वो क्या कर रहा है, गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रहा है, प्लस यूएस ट्रेजरीज को बेच रहा है। इसकी वजह से डॉलर में गिरावट आ रही है। और ये ट्रेड वॉर क्या है, यूएस जानता है इस चीज को, तो बोलता है कि नहीं, आप डॉलर से दूर नहीं भाग सकते, अगर भागोगे तो मैं आप पे सैंक्शंस लगाऊंगा। लेकिन आज इंडिया की पोजीशनिंग देखो, जहां जहां पे यूएस ने सैंक्शंस लगाया है, इंडिया इतना, हम बोल सकते हैं डिप्लोमेटिकली काम कर रहा है। ईरान पे सैंक्शंस लगाया तो 2019 में हम ईरान के पास पहुंचते, भाई तेरे से कच्चा तेल लेंगे। वेनेजुला पे लगाया, हम वेनेजुला से लेंगे। रशिया पे लगाया, हम रशिया से लेंगे। तो इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये भी कमोडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो कमोडिटी को समझना बहुत ईजी है। आज हम लोग 31 तारीख को बैठे हुए हैं। 2 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देगा। अगर ये लग जाता है तो चीजें महंगी होगी, सप्लाई कम होगी, भाव बढ़ेंगे। तो आज गोल्ड देखो $3120 आ चुका है। कॉपर है, $10,000 का भाव टच कर गया था। तो आई थिंक कमोडिटी को, जो हम लोग टॉपिक पे हैं कि ट्रेडर्स कैसे देखें, तो ट्रेडर्स के लिए पहला टाइम, सेकंड प्रोडक्ट, जो आप इक्विटी में प्रोडक्ट है वो अवेलेबल, थर्ड इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल। आज मैं आपको बैलेंस शीट दूं, आप नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, या कोई भी कंट्री की जीडीपी क्या ग्रोथ है। आज चाइना है, चाइना की जीडीपी में प्रोजेक्शन रखा है कि ये साल हम लोग 6% पे ग्रो करेंगे। तो हमको मालूम है पहले से अच्छा हो रहा है, तो चीजें और इंप्रूव होगी। तो इजीली डेटा अवेलेबल है, जो हम लोग एग्री के केस में धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। बट आई थिंक डेटा अगर आप मैक्रो पे देखोगे तो यू कैन इजीली टेक एंट्री इन कमोडिटीज। तो क्या हम ये चीजें चार्ट पे भी देख सकते हैं? बिल्कुल, चार्ट के ऊपर, जैसे अभी मैं खुद मेरा सेटअप लेके चलता हूँ, तो मैं बाकी इंडिकेटर तो देखो, आज 250 से ज्यादा हम बोल सकते हैं स्टडीज या इंडिकेटर्स लगे रहते हैं।
मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज आपकी निफ्टी पे या ब्रिटानिया पे देख रहे हो, वही चीज गोल्ड पे देख सकते हो, हल्दी पे देख सकते हो, जीरे पे देख सकते हो। अब मैं बताता हूँ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल स्ट्रक्चर में देखता हूँ मैं, तो उसमें मैं सबसे पहले देखता हूँ मोमेंटम। क्योंकि आज कोई भी कमोडिटी या इक्विटी अगर आप ले रहे हो और लेने के बाद अगर उसमें मोमेंट ही नहीं आ रहा है तो क्या काम का। तो कुछ लोग एडीएक्स यूज करते हैं। एक मैं इंडिकेटर बताता हूँ आपको जिसका नाम है चॉपीनेस इंडेक्स। सो इसमें हम लोग अभी लगाएंगे चॉपीनेस इंडेक्स, CHO, फर्स्ट वन। ठीक है। अभी आप जैसे अभी निफ्टी में भी देख रहे हैं अपन, अब ये ऊपर जब भी जैसे RSI मूव करता है 0 से 100 के बीच में, सिमिलरली चॉपीनेस इंडेक्स भी 0 से 100 के बीच में मूव करेगा। जब भी ये तो मैं इसे इंडेक्स पहले डेली टाइम फ्रेम पे लेके आती हूँ। अब जब भी ये इंडेक्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, आप देखेंगे मार्केट एक दायरे में रहेगा। और जब भी ये इंडेक्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब क्लोजर टू 40, हम देखेंगे मार्केट में मोमेंटम है। अब इसके अंदर हम लोग एक बार छोटे टाइम फ्रेम से देखते हैं, लेट्स से हम लोग 15-30 जो भी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चॉपीनेस को देखेंगे तो इट वाज अराउंड 37, ये बात है अक्टूबर की, ठीक है। और जब ये इंडेक्स ऊपर से नीचे आया, सीधी कैंडल साइज, कैंडल में मोमेंटम था, ये डायरेक्शन नहीं दिखाता, ये खाली आपको वॉल्टिलिटी बताता है। जैसे ये इंडेक्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया और ऊपर स्टे किया, सीधी साइज ऑफ कैंडल्स, यहाँ पे मार्केट छोटी 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 हो गई। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप लेना स्टार्ट किया और नीचे होल्ड किया, आप देख सकते हैं मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हो गया जो 25,000 की निफ्टी में गिरावट लेकर गया। तो आपको कभी भी मार्केट में बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेते हैं सबसे पहले कौन सा, गोल्ड ले लेते हैं। क्योंकि वही एक तो गोल्ड और एक नेचुरल गैस को पब्लिक बहुत ज्यादा ट्रेड करने लगी है आजकल। नेचुरल गैस को ट्रेड करने लगी है, ये मुझे ज्यादा ताज्जुब हो रहा है, क्रूड से ज्यादा नेचुरल गैस को। देखो पब्लिक को क्या चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम। और अभी जिस ढंग से ग्लोबल फैक्टर्स बने हुए, आज हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई, लेकिन हमें ये पता है कि रशिया अपनी गैस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता था, यूरोप को। अब यूरोप के अंदर अगर गैस की सप्लाई नहीं होगी और वहां पे ठंड इतनी सीवियर होती है कि डिमांड तो बढ़नी है, तो हमने नेचुरल गैस के प्राइस में बड़ा स्पाइक देखा। जो नेचुरल गैस 120 रुपया ट्रेड करती थी M6 पे, वो पहुंच गई करीबन 400 रुपये। अब यूरोप को अगर गैस चाहिए तो वो क्या करेगा, थोड़ा यूएस से ले लेगा, थोड़ा और मिडिल ईस्ट से लेने की कोशिश करेगा, बट शॉर्टेज तो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर सपोज ये पी स्टॉक हो जाता है, एनर्जी डील जो हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा, वापस वो सप्लाई लौटेगी वापस। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत इमर्सली बढ़ा है। तो इट इज इम्पैक्टिंग, चाहे हम गोल्ड सिल्वर की बात कर ले, चाहे बेस मेटल्स की बात कर ले, चाहे हम एनर्जी प्रोडक्ट की बात कर ले। आज क्रूड ऑयल है, अगर आप देखोगे जनवरी में ब्रेंट वाज अराउंड 83 एंड नाउ इट्स अराउंड 73, तो मोमेंटम है। अच्छा, जिस दिन ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, वो टाइम पे हमने $130 भी टच किया और नीचे में हमने 70 68 भी देखा। तो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो बहुत रैंडमली बढ़ रहे हैं पिछले 5-7 सालों में, जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी गोल्ड में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड तो के अंदर भी हम 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखेंगे। नहीं, इसको हम लोग लेके चलते हैं। सपोज ये डेली का है, डेली का टाइम फ्रेम करते ठीक है। हैं। ओके। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये इंडिकेटर ऊपर आना स्टार्ट होगा तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो फॉल था ये अब रुक जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर मैं कोई पोजीशन बना भी लूंगा ना, तो मुझे यील्ड नहीं निकलेगा। अच्छा, मतलब इसमें डाउन आने से चॉपीनेस बढ़ती है, हाँ, ऊपर जाने से मतलब कम हो रही है नहीं नहीं नहीं, चॉपीनेस। उल्टा है। जैसे यहाँ पे 93-94 का डेटा दिख रहा हूँ मैं, हाँ। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे चॉपीनेस इंडेक्स, पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्राइस वाज अराउंड $330, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, चॉपीनेस इंडेक्स देखिए नीचे आना स्टार्ट हुआ। हाँ, तो मतलब चॉपीनेस इंडेक्स नीचे आ रहा है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा। मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो मुझे मालूम है, जब मैं कोई भी ले रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है, तो मुझे मालूम है अब तो मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो कम से कम 2-5 महीना तो तेजी रहेगा। अब यहाँ से आप देखिए कि दिस वाज द पीरियड 93 से लेकर ये कंटिन्यू ऊपर चला 95 तक। तो आप देखिए यहाँ पे सोना एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। अब जैसे ही ये चॉपीनेस इंडेक्स 61 के नीचे आना स्टार्ट होगा, आप देखिए मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो कैंडल के साइज देखिए ऊपर नीचे। अच्छा, एक चीज को बताऊं, गोल्ड इकोनॉमी को या हम बोल सकते हैं कंसर्न्स को रिप्लिका करती है।
आज सोने में लोग कब बाय करेंगे? जब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो ये इंडेक्स एक तरह से गोल्ड एक तरह से ये भी बताता है कि जब भी सोने में अगर ऐसा उछाल आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल, आप कभी भी रिफ्लेक्ट करके देख लीजिए। अब जैसे हमने इक्विटी करेक्शंस देखे थे 90s में, कंसर्न्स आया था, या हम गल्फ वॉर बोलते हैं, तो वो टाइम पे भी हम देख रहे थी 350 वाला गोल्ड ऊपर में 400 चला, पहले मूवमेंट इतना ही होता था। बट अब अगर हम थोड़ा-थोड़ा अगर देखते हैं यहाँ पे, अब आप देखिए 2020 कोविड के समय में क्या हुआ कि यहाँ पे सोना एक रेंज में चल रहा था 2019 से, ठीक है। अब जैसे ही कोविड का दिसंबर से ही समझ में आने लग गया कुछ हो रहा है, यहाँ पे वॉलिटिलिटी बढ़ी, और कोविड के समय में 2020 कंसर्न हुआ जियोपॉलिटिकल या पैंडेमिक जैसी कोई सीन हुई, तो सोना कितना हुआ, $1400 से बढ़कर $2000। अब यहाँ पे वॉलिटिलिटी का रूल देखिए आप, कि पहले मार्केट 2020 के अंदर मार्केट एकदम रुका हुआ था, फिर वॉलिटिलिटी बढ़ी और यहाँ पे एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी में गए। तो ये इंडेक्स मुझे हेल्प इतना करता है कि मार्केट में मैं कोई भी एंट्री, अब सिल्वर है, अब यहाँ पे आप देखिए 2020, यहाँ पे हमने बड़ा मूवमेंट देखा कोविड के समय में, और जब तक ये इंडेक्स 40 के करीब था, मार्केट में मोमेंटम था। जैसे ये लूज किया, इमीडिएटली हमने देखा चांदी एक रेंज में आ गई। तो ये इंडिकेटर आप चाहे डे ट्रेड कर रहे हो, सपोज करो मैं आवरली पे जाता हूं, अब आप यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर जैसे ही चॉपीनेस इंडेक्स अक्टूबर में नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो हम लोग फंडामेंटल देख रहे हैं, और फंडामेंटल को जब टेक्निकल का तड़का दिख जाता है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये नीचे आया, आप मोमेंटम देखो बहुत ही स्विफ्टली 32 से चांदी बढ़कर 33 तक हो जाती है। अब जैसे ये इंडिकेटर ऊपर पहुंच जाता है, तो हम यहाँ पे कंसोलिडेशन देख लेते हैं। तो ये इंडिकेटर मुझे हेल्प करता है, ये आवरली चार्ट है, ये मुझे हेल्प करता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी चीज को अब हम डोमेस्टिकली देखते हैं, तो डोमेस्टिक के अंदर एमसीएक्स में अवेलेबल है। अब ये मैंने आवरली पे रखा है, तो आवरली में अगर आप डे ट्रेड भी कर रहे हो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे इसका नाउ ट्रेंडिंग इज अपसाइड, तो आप देखिए कैंडल के साइज छोटे छोटे हो जाएंगे। ये डे ट्रेड पे, सॉरी इंट्राडे में। डेली में भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट में मोमेंटम था, यहाँ से रैली देखी हमने मार्च 2023 से एक अच्छा सा मोमेंटम देखा। अब यहाँ पे ये मोमेंटम खत्म, अप्रैल लास्ट ईयर बिल्कुल यही टाइम पे। अब जैसे से ऊपर जा रहा है, तो एक रिवर्सल का मौका दिख जाएगा, प्लस एक कंसोलिडेशन। आप देखिए नया हाई जो है, वो मार्केट खाली इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और ना ही इसके नीचे जा पा रहा है। तो ये मोमेंटम खाली इतना मालूम पड़ता है कि अपने को अगले 2-3 महीना या इंट्राडे में कैसे मूव करना है। अब इसके साथ जो एक कॉमन सब लोग यूज करते हैं, कोई भी लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है एमएसीडी जो है, ये आपको बेटर यही है, कॉम्बिनेशन आप इसको यूज कर कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए। इसके अंदर एक चीट शीट सिंपल है जो मैं सबको बताता हूँ, वो है कि हिस्टोग्राम जीरो लाइन, ये तो कॉमन है। अगर आपको जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, दैट मीन्स समथिंग शार्प इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे आप देखिए कि जून 2023 को मेरे को नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया। अब ऊपर आप चॉपीनेस को देखिए, इफ इट इज क्लोजर टू 55-60, दैट मीन्स कि कुछ बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पे हेल्प जो मिला, वो चॉपीनेस से मिला कि यस समथिंग गोइंग, क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। तो इंडेक्स में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब ये 60 टच हो चुका है, और कभी भी आप देख लीजिए ये पीरियड में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में ये 61 के ऊपर बहुत ही रेयर टिका है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉस ओवर, चॉपीनेस इज वेरी क्लोज टू 61, एंड यहाँ पे कोई न्यूज थी, जो न्यूज थी हम जानते हैं कि बजट के अंदर हमने एक अपडेट आते हुए देखा 9% ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ, एंड तुरंत हमने चांदी में 72 से टूटते हुए देखा, जो 67 तक का लेवल दिखा। अब यहाँ से अगर जीरो लाइन के नीचे अगर पॉजिटिव क्रॉस ओवर आता है, विच मीन्स ट्रेंड रिवर्सल। बहुत जन गलती क्या करते हैं, जीरो लाइन के नीचे अगर पॉजिटिव आया तो वो समझते हैं यस ये तो लॉन्ग टर्म बाइंग हो गई। नहीं, जीरो लाइन के नीचे अगर मैकडी पॉजिटिव दे रहा है, दैट इज अ ट्रेंड रिवर्सल, एटलीस्ट यू शुड नॉट होल्ड एनी शॉर्ट पोजीशन। अब साथ में आप चॉपी को देखिए, चॉपी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल।
अब कभी भी ऐसा अगर रिवर्सल आता है तो आप देख लो वेरी क्लोजर टू जीरो एक बार मैकडी स्क्वीज करने की कोशिश करेगा, और जब भी ये स्क्वीज होगा आप मान के चलिए ये आपको फ्रेश बड़ी तेजी देने का कारण बनेगा। और आप देखिए यहाँ पे जब ये देखो छोटा सा स्क्वीज क्रिएट किया जीरो लाइन के करीब और इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया और चॉपीनेस ने मुझे हेल्प किया। अब इसी दौरान मैंने प्राइजेस को पिछला हाई काटा 71,500 पे और मेरे को हाई में 76,500। सुपर। अब यहाँ पे आप देखिए जीरो लाइन के ऊपर नेगेटिव क्रॉसओवर, क्या हुआ, टूटा मार्केट, लेकिन पहले सपोर्ट नहीं था क्योंकि चॉपी क्या था, ऊपर जा रहा था, तो एक दो कैंडल शांति से बैठा रहा, लेकिन जैसे ही चॉपी नीचे आया तो इमीडिएटली हमको मोमेंटम मिला। तो आपको ढूंढना कैसा है सेटअप में, जैसे यहाँ पे भी सेटअप देखिए, ये रिवर्सल सेटअप है, लेकिन नेगेटिव सेटअप आपको कब मिला, व्हेन वी क्रॉस नेगेटिवली क्लोजर टू जीरो। साथ में चॉपी देखिए, हाँ अब यहाँ पे चॉपी क्या था, 50 के नीचे इर्द गिर्द था, मतलब मोमेंटम थोड़ा बहुत है। वी हैव टू लुक ये टाइप का मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिए जीरो लाइन का क्रॉसओवर, चॉपी वैसे बढ़ रहा था लेकिन मैं एंट्री ले लूंगा, लेकिन जैसे ही इसने नीचे दिखाया इमीडिएटली शार्प फॉल और ये मेरे फेवर में जाता रहा। तो ये अपसाइड के लिए हम जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव में पॉजिटिव देखेंगे। यस, कभी अभी देखिए ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, लेकिन आप आई मीन पॉजिटिव जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर। हाँ, जीरो लाइन के ऊपर अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर है तो तेजी में तेजी मिल सकती है हमें, जबरदस्त तेजी बनेगी। अब ये तो हो गया सिल्वर का, अब हम लोग दूसरा लेते हैं कॉपर। अभी कॉपर की रिसेंट रैली भी आई और मैं लेता हूं एमसीएक्स में ही। ठीक है, ये लास्ट ईयर का ये फॉल आया, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ कि ये पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पॉजिटिव आया जीरो लाइन के ऊपर, छोटा आया। आप यहाँ पे देखो 5 अप्रैल को छोटा सा एक पॉजिटिव दिया, ज्यादा लंबा ही नहीं है, लेकिन प्राइस का मूव देखिए आप कि यहाँ पे प्राइस में लेट से 770 से ये ऊपर में करीबन 800 का हाई मार दिया। ठीक है, अब जीरो देखो बहुत जन गलती क्या करते, अरे सर आपने तो जीरो पे बताया था, देखो थोड़ा बहुत नियर बाय रहेगा क्योंकि टेक्निकल में एवरीथिंग ऐसा नहीं कि एकदम प्रोबेबिलिटी के बेस पे। इट्स आर्ट है ये, नॉट मैथ्स। प्रॉपर मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलता है टेक्निकल, थोड़ा बहुत मार्केट जो है पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलता है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये बिल्कुल जीरो लाइन के क्लोज में इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, चॉपी 50 के नीचे है और नीचे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अब प्राइस का मूव देखिए आप यहाँ पे 776 से ड्रॉप लेना स्टार्ट हुआ, ये आ गया नीचे यहां तक अपना। अब चॉपी ने क्या किया, ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो ये आपका रेस्ट एरिया हो गया। अब आप कोई बोलो सपोर्ट ले लिया, कोई, मैं प्राइस एक्शन पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, मैं नहीं पढ़ा हूं वो चीज, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा सपोर्ट नहीं, जो मोमेंटम था वो लूज हुआ है। और इधर मैकडी ने भी क्या किया, एक क्रॉसओवर दिखाने की कोशिश कर रहा है ये, तो मैं एटलीस्ट एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैकडी ने वापस नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे देखो बाहर से भी आपको समझ में आ जाएगा, डार्क रेड मतलब स्ट्रेंथ आ रहा है, लाइट रेड मतलब लूज कर रहा है। अब जैसे ही एक कैंडल के बाद अगर मैं देखूं और चॉपीनेस वापस नीचे नेगेटिव दिखा रहा, अब देखिए मोमेंटम वापस स्टार्ट हुआ। मैं बोलता फर्स्ट कैंडल मिस करूंगा मैं, लेकिन 730 से फॉल होना स्टार्ट हुआ और ये 690, काफी अच्छा हो गया। अब मैं यहाँ पे आकर और बेचूं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे मेरा फंडामेंटल और सीजनैलिटी और मैक्रो नंबर्स काम, क्योंकि आप खाली टेक्निकल के ऊपर आप अगर ये सोच के चलोगे, अब देखिए ये जो सपोर्ट लेवल है ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप पहले का भी उठा के देखिए कि यहाँ पे ये लेवल्स के नीचे प्राइस मारता है बट सस्टेन नहीं करता है। अब ये लाइन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कब तक काम आ रहा है, ये दिसंबर तक काम आ रहा है, इसके नीचे सस्टेन ही नहीं करेगा ये। अब आप कोई सोचता है अरे इधर आ गया, अब तो ये मार्केट इसको तोड़ के इधर आ जाएगा, इसको तोड़ के नहीं होगा, ये कमोडिटी है। आज सोने में पिछले साल ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ, 9% सोना टूटा, तो क्या आपने घरों का सोना लेकर बेचने आ गए कि अब तो ये सपोर्ट तोड़ चुका है अपन और बेचेंगे? घर का सोना तो कभी बाहर आता ही नहीं है, चाहे कोई भी प्राइस हो जाए, सिमिलरली कुछ भी हो जाए। सिमिलरली कमोडिटी का भी ऐसा ही है कि आज जब मार्केट टूटता है तो हमको ऐसा लगता है अरे टूटा टूटा टूटा, इक्विटी जैसा नहीं है कि ये टूट गया तो ये। आज सोना अगर सपोज करो आज 20,000 रुपए टूट जाए
तो क्या होगा, लोग आ जाएंगे लेने के लिए। इट इज नॉट लाइक इक्विटी कि इक्विटी में भी अगर मैं देखूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे गिरावट का फायदा लेने आ जाते हैं, लेकिन घर का शेयर नहीं बेचते। हाँ, तो वो समझदार है, लेकिन हमको तो समझदार उसमें तो इक्विटी में चुनना पड़ेगा कि मैं ऐसा कोई स्टॉक है क्या जो हवा, ऐसे भी काफी स्टॉक देखे थे जो 2000 के भाव चलते थे, आज 20 रुपए चल रहे। बट कमोडिटी में वो चैलेंज नहीं ना आपको चूज करने का। कोई भी कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती है। एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारी सप्लाई लिमिटेड है, तभी तो कमोडिटी के भाव बढ़ रहे हैं। आज मैं अभी आपको जो गोल्ड का एग्जांपल दे रहा था, अभी हम इसको लाइव लेते हैं पिछले साल का, कि बजट वाले दिन इंटरिम बजट था हमारा जुलाई के अंदर, और जुलाई तो हम वहां पहुंचे। जुलाई दो ये वाला फॉल देखो, देखते ही चार्ट पे समझ में आ जाता है। अब हम लोग शांति से एक दायरे में ट्रेड कर रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चॉपीनेस इंडेक्स देखिए, धीरे धीरे मारता है, बट अल्टीमेटली ऊपर के साइड ही था। जब ऊपर का साइड था, और यहाँ पे देखो नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है, जीरो लाइन के ऊपर दे रहा है, लेकिन मैगडी चॉपी आपको सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, डिस्पाइट इतना बड़ा फॉल, हमारे भाव में कुछ भी नहीं आया। डिस्पाइट यहाँ पे भी फॉल आया, कुछ भी नहीं आया। और यहाँ पे आकर ये बहुत, मतलब ये सेटअप में बहुत ढूंढता हूं। अगर आपको जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव मिल गया और चॉपीनेस यहाँ से टूट रहा है, आप देखिए मार्केट 71,500 वाला करीबन 74 पहुंच जाता है। अच्छा 5% ठीक है। अब इवेंट हमको पता था बजट है। अब बजट में फ्रेंकली मैं ये भी नहीं बोलूंगा मुझे पता था, नहीं पता था, क्योंकि सब जानते हैं कि इस बार बजट के अंदर जो एडजस्टमेंट्स हुए वो गवर्नमेंट के कुछ और चैलेंजेस की वजह से थे। अदरवाइज वी हैव नेवर सीन इन लास्ट 12 इयर्स कि गवर्नमेंट ने डेस्परेट होकर इतनी बड़ी ड्यूटी कट की है। बट कुछ कारण थे, मैं बोला ना, धुआं उठती है, आपको पकड़ने वाला चाहिए। तो किसी को भी आइडिया नहीं था। हाँ, ड्यूटी में रिलीफ देने का बात थी कि ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए 1-2% का दे सकता है, बट 9% वो किसी ने सोचा। क्या हुआ, अब मार्केट में यहां से बजट वाले दिन हमने फॉल देखा, जीरो लाइन के नीचे मार्केट ने नेगेटिव दिया, और फेवर क्या कर गया, चॉपीनेस इंडेक्स। तो ये पहले ही बता दिया कुछ बड़ा होने वाला है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को ये नहीं बोलूंगा कि मैंने सबको बिकवा के बैठा, सबको दिलवा के बैठा था, लेकिन साथ में हमने इंश्योरेंस ले लिया, हमने पुट ले लिया कि भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है बजट। ये देखिए क्या होता है, डेटा आने वाला है, उसको हम जजमेंट ले सकते हैं कि आज जॉब डेटा आने वाला है, आज एनएफपी आएगा, तो उससे क्या होगा, जीडीपी के नंबर्स आएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलने वाले, एफएम क्या बोलने वाले, ये कोई नहीं बता सकता। समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता। यहाँ पे आप देखिए गोल्ड का प्राइस 73,000 था, टूटकर 67 आ गया। अब मैं बोलूं कि ये सपोर्ट टूटा है, अब मार्केट इस सपोर्ट पे आएगा, ठीक है, और अगर ये सपोर्ट टूट गया तो मार्केट इधर आ जाएगा, और ये सपोर्ट टूट, ऐसा नहीं चलता है। दिस इज कमोडिटी। अगर सोने में 20% का 10% का फॉल आ जाएगा, पीपल विल कम टू बाय रादर देन सेलिंग, और ये लॉ एप्लीकेबल सब जगह होता है। आज जिसको स्टॉक करना है वो देखेगा, अरे 20% कोई भी कमोडिटी टूट जाती है, वो स्टॉक करके बैठेगा, या यूज केस बढ़ जाएगा। आज जैसे मैंने एग्जांपल आपको कॉपर और एल्यूमिनियम का दिया, आज कॉपर महंगा हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं रेशियो ट्रेड्स। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं। यहाँ पे ये सेटअप्स तो अपनी क्लियर है कि जीरो लाइन। अब इसी सेटअप पे आज मैं चांदी को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि चांदी विल गेट डबल फ्रॉम हियर। क्यों? उसका कारण है, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है, इसको मैं मंथली पे लेता हूं ताकि आपको पूरा इतिहास दिखेगा। ये 2000 से है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर रेशियो मतलब है गोल्ड प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर प्राइस, सिंपल। लेकिन आप देखो गोल्ड का यूज केस क्या है, गोल्ड इकोनॉमी को बताता है। अगर आपकी लड़ाई होगी या जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई भी अगर चेंज करता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागेंगे। तब क्या होगा, ये रेशियो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और चांदी एज ए इंडस्ट्रियल मेटल क्या होगा, नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि लड़ाई चल रही तो इकोनॉमी तो नहीं चलेगी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, रिलेट करके देखिए, 2000 में हमने यहाँ पे Y2K वाला कंसर्न्स देखा, हाँ, ठीक है।
इसकी वजह से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। ये मैं एक और चार्ट लगाता हूँ जो और 19s में जाएगा। एक सेकंड। तो दो तरीका लगाने का, एक डिवाइड हुआ हाँ ऐसा ही। तो यहाँ पे अगर मैं ये रेशियो को देखता हूँ, ठीक है, तो 1970 से ये रेशियो नीचे में मोटा मोटी ये लेवल मान के चलो 30, ठीक है, और हायर साइड पे ये रेशियो कभी भी, मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा 90 के ऊपर कभी भी गया नहीं है। बहुत रेडिकल, बहुत रेयर चांस पे गया। ये कमोडिटी आपको प्रेडिक्ट करके बता सकती है इकोनॉमी क्या होने वाली है आगे जाकर। मतलब इसमें ब्रेकआउट आया तो गोल्ड भागेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, ये आपको बता देगा क्या होने वाला है। अब देखिए 1970 से आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर जब से तेल मिला तब से क्या हो रहा है, कोई ना कोई लड़ाई चल रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, लोग सोने के पीछे जाएंगे। हाँ। और चांदी में इकोनॉमी पे नहीं चलेगा। इसकी वजह से ये रेशियो पहुंच गया था 91 तक। जब 91 में गल्फ वॉर हुआ था तब यहाँ पे कंसिस्टेंटली देखो ऊपर के भाव में टिका रहा। 93 के बाद हमने देखा जब तक हमारा इक्विटी भी क्रैश कर गया था, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में भी क्राइसिस ये सब आ गए, और फिर वहां पे जो भी लड़ाई वड़ाई है या रशियन ये सब खत्म हुआ, इमीडिएटली गोल्ड में जो प्रीमियम था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगेन 98 में हमने कुछ क्राइसिस देखा, एशियन क्राइसिस, उसकी वजह से ये रेशियो वापस ऊपर चले गया। अब मेरा कंसर्न खाली क्या है यहाँ पे, व्हाई आई एम बुलिश ऑन सिल्वर। तो आप देखिए ये लेवल के बाद हमेशा ये रेशियो ने ड्रॉप किया है, तो एटलीस्ट 40, हाँ ये अप्रैल 2011 में इसने लो मारा था 32 का, जब हमारे यहाँ पे चांदी 75,000 का हाई मार गई। और अब ये जो स्पाइक आया है ये कोविड के समय आया। आप यहाँ पे देखिए नवंबर, ये जनवरी 2020 में ये लेवल ब्रीच हुआ, ऊपर में 126 का हाई मारा। अब यहां से अगर ये रेशियो इसका एवरेज भी निकालूं मैं, तो लेट से इसका एवरेज आता है 64, चांदी विल गेट डबल। अब उसके पीछे मैं फंडामेंटल ढूंढूंगा। टेक्निकली तो देखो आप यहाँ पे देखिए मोमेंटम फेवर में है, ठीक है, चॉपीनेस इंडेक्स बता रहा है फेवर में। हाँ। यहाँ पे एज ऑफ नाउ ये एक रेंज में पॉजिटिव है, तो ये जा सकता है कि ऊपर, हाँ मेक और ब्रेक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कल 2 तारीख को क्या बोलने वाला है, लड़ाई अभी हम देख ही रहे हैं, अगर ये सब कंटिन्यू रहा तो पॉसिबल है कि हम जम मार जाए, बट ये सस्टेनेबिलिटी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे उठा के देख लीजिए कभी भी ये लेवल पे सस्टेन नहीं किया। यहां से अगर ये ड्रॉप आ जाता है, बिकॉज आज इंडस्ट्रियल यूज चांदी का बढ़ा है, माइंस के आउटपुट नहीं बढ़ रहे, वी आर गोइंग टू बी इन डेफिसिट, तो इसकी वजह से आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर। हाँ इट में पॉसिबल, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है पिछले 4-5 सालों में पॉसिबल अगला 2 साल टाइम लगा ले, बिकॉज आज हम देख रहे हैं कंसर्न से ये सब चल रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर यहाँ से ये ड्रॉप लिया चांदी, अब अगर ये नीचे आना स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब लड़ाई खत्म, क्योंकि गोल्ड कम हो रहा है, चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है, तो आपका इक्विटी भी चाहिए। ओके। अब दूसरा और है कि मैं इसके साथ कॉपर ऐड कर दूं। अगेन कॉपर मेरे को क्या बताता है, कॉपर मेरे को बताता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहां पे भी अगर मैं देखूं तो ये जो लेवल है ये कभी भी प्राइसेस ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और ना ही इसके नीचे, ना वी आर ऑन टॉप, और यहां से ये रेशियो दिखा रहा है कि ये हमेशा इस लेवल पे आने के बाद फॉल होता है, फॉल होता है। अब ये पीरियड कब है, जब इकोनॉमी में कुछ बड़ा पॉजिटिव चेंज हुआ है। यहां पे हमने देखा ब्रेक्सिट के बाद चीजें चेंज हुई, टैरिफ वॉर वाली सिचुएशन थी, तो ये फॉल देखा, तो इसका क्या हुआ कि गोल्ड में फॉल आया। चलो गोल्ड में फॉल नहीं आया लेकिन कॉपर में चमका गया। देखिए बहुत बार गलती लोगों को क्या होता है, अरे गोल्ड कॉपर रेशियो में फॉल आ रहा है ना तो गोल्ड बेचो कॉपर लो। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उसके साथ वो चार्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ। मैं बोल रहा हूँ गोल्ड से ज्यादा कॉपर में तेजी आएगी। वो चार्ट उसका देख के पता चलेगा। बराबर। कॉपर में अब हम कारण ढूंढो,
तो 25% का अगर आप टैरिफ लगा रहे हो तो कॉपर की शॉर्टेज होगी। और कॉपर ने लास्ट वीक ही $10,000 का लेवल छुआ। ठीक है, फिर कुछ कंसर्न्स थे, वापस हम 97 98 के बीच में आ गए। लेकिन अगर आप ना गोल्डमैन सैक्स ये बाकी सबके अपडेट देखोगे तो दे आर एक्सपेक्टिंग कॉपर कैन टेस्ट 11,000 11,200। गोल्ड वैसे भी काफी बड़ा एग्जॉस्टेड रैली कर चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा गोल्ड में बड़ी मंदी आ जाएगी, बट एग्जॉस्ट हो चुका है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करेगा। तो गोल्ड लेट से यहाँ से अगर समझो 28 27 पे जाके कंसोलिडेट करता भी है तो कॉपर इंडस्ट्री बूम हो रही है। आज आप ये देखिए, कोई भी कार में पहले इलेक्ट्रिक सर्किट 16% हुआ करते थे वायरिंग के रूप में, और आज जब इलेक्ट्रिक कार है तो उसमें कॉपर का यूज कितना है, 62%। तो ईवीज खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये ग्रो होगा तो कॉपर की कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये चार्ट लॉन्ग टर्म में मुझे दिखाता है कि एटलीस्ट के एवरेज तक भी आएगा तो कॉपर के मुकाबले दिस इज द टाइम यू शुड इन्वेस्ट इन कॉपर। आज आप इसके बाद हिंद कॉपर का चार्ट उठा के देखो या कॉपर के स्टॉक को देखो, तो कमोडिटी विल ऑलवेज ड्राइव योर इक्विटी। यस, वो तो पता है। तो कमोडिटी बहुत जन इन्वेस्टिंग देख रहे हैं, मैं बोलता है इकोनॉमी में क्या हो रहा है ये भी प्रेडिक्ट कर सकती है, और खास करके रेशियो चार्ट्स। इस तरह से तो मैंने कभी शायद सोचा भी है लेकिन ध्यान नहीं दिया है। सपोर्ट भी मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेम्पररी कंसोलिडेशन देगा, नेगेटिव क्रॉसओवर दे सकता है, इसका मतलब थोड़ा समय लगाएगा। तो मैं इकोनॉमी को प्रेडिक्ट, वी आर ऑन मंथली चार्ट, तो मैं प्रेडिक्ट क्या कर सकता हूँ, यस, यहां से अब गोल्ड रुक सकता है, कॉपर बढ़ सकता है। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे यहाँ पे आप देखो जीरो लाइन के इधर पॉजिटिव आया तो कुछ कंसर्न था 2020 कोविड, तो ये स्पाइक कर गया, और ऊपर आप सपोर्ट देखो मेरे को चौपी का मिल गया। तो वी हैव टू फाइंड, अब यहाँ पे हमने ऐसा कोई ज्यादा बड़ा मौका नहीं मिला जिसमें कॉपर ने बहुत, क्योंकि गोल्ड ज्यादा चंचल है कॉपर के मुकाबले, क्योंकि गोल्ड बहुत रिएक्टिव एक्शनेबल कमोडिटी है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने छींक लिया, यहाँ पे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एक बहुत कॉमन कमोडिटी है जो हर एक जन क्योंकि वो इजीली currency- ट्रेड कर सकता है, Yes, एंड इट इज रिलेटेड विद करेंसी आल्सो। यस यस यस। तो इस ढंग से अगर हम लोग कमोडिटी में, टेक्निकल भी काम करता है, फंडामेंटल भी काम करता है, सेंटिमेंट भी काम करता है, और डेटा तो काम करता ही करता वाओ सर, ऐसा है कि आपने मुझे ये सब तो दिखाया, एक जो कमोडिटी का रेशियो रह गया जहां से हमने स्टार्ट किया था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, आई मीन हल्दी, तो मुझे हल्दी का रेशियो भी इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल, जो हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी कमोडिटी को एनालाइज करने के लिए आपने वर्ड यूज किया था कि मैं अपना चार्ट ओपन करूं और मैं ट्रेड ले लूं, तो बिल्कुल आप कोई भी एग्री कमोडिटी को चार्ट पे भी देख सकते हैं। अभी तक हमने गोल्ड देखा, ये सिल्वर हमने देखा, ये मेटल और गैस ये सब देखे, हम्म, अब मुझे एग्री में भी थोड़ा अगर हो सके तो। बिल्कुल। तो हम हल्दी के चार्ट पे ही चलते हैं। तो बिल्कुल। देखिए, हल्दी का हमने एनसीडीएक्स का वीकली चार्ट लिया है, हाँ। और सेम मैं जैसे चॉपी को यूज करता हूँ उसी को लेते, तो हमने वीकली चार्ट पे देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे काम होता है। यहाँ पे आप देखिए 2023 तक हल्दी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे हायर साइड पे अगर मैं देखूं तो प्राइजेस, ये एक ऑल ऑफ अ सडन एक हमने बड़ा जंप देखा था 11,000 का, बट उसके बाद से अगर 2022 से देखो तो ये प्राइजेस ये रेंज में ही चल रहा था, कुछ मेजर मूवमेंट नहीं आ रहा था। अब आप नीचे चॉपी को देखिए तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे चॉपीनेस इंडेक्स ऊपर का लेवल छोड़ चुकी थी, मतलब धीरे धीरे मोमेंटम स्टार्ट है। यहाँ पे जैसे ही इसने 2023 में जीरो लाइन के बिल्कुल करीब पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, और चॉपीनेस इंडेक्स ने सिग्नल दिया कि अब ये गिरने वाली है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ प्राइजेस 8,000 वाली हल्दी कहाँ पहुंच जाती है, ओ 18,000। अब कोई बोलेगा ये तो मैजिक है, स्पेकुलेशन, कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ आप फंडामेंटल को देखिए। 2023 में हमने क्या देखा कि फार्मर इतना ज्यादा पैसिमिस्टिक हो चुका था इसकी वजह से, क्योंकि भाव में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा था 2022 से। इससे पहले भी आप देखिए बीच में थोड़ा सा तेजी आई, बट मार्केट एक रेंज में चल रहा था, तो फार्मर ने शिफ्टिंग की। तो जो हम एनालिसिस करते हैं ग्राउंड पे, हमने पाया कि फार्मर गन्ने पे शिफ्ट हो चुका है, फार्मर प्रोमोग्रेनेट पे शिफ्ट हो चुका है, फार्मर चने पे शिफ्ट हो चुका है, लेकिन हल्दी से निकल गया। क्यों? हल्दी के प्राइस नहीं मिल रहे उसको, दूसरे क्रॉप्स पे मिल रहे हैं। अब उससे हुआ क्या, एक प्रोडक्शन में ड्रॉप आया। जो हल्दी हम 90 लाख से 1 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन करते हैं, इस साल हमने खाली 56 लाख बोरी का प्रोडक्शन किया, 50% फॉल।
कैरी और स्टॉक पहले से पड़ा था वो अब डिप्लीट होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से अच्छा कोविड के समय में भी हमने देखा, ये देखिए प्राइस कहां पे था, 3-4 हजार था, लेकिन जैसे ही कोविड में लोगों को लॉकडाउन के बाद समझ में आया काढ़ा पीना चाहिए तो एक्सपोर्ट डिमांड हमारी बढ़ी, तो ये क्या हुआ, 5,000 वाली कमोडिटी 10,000 हो जाती है। और यहाँ पे भी आप देखिए जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर और चॉपीनेस इंडेक्स ये ऊपर की रेंज में था, तो ये दर्शाता कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है। अब अभी का सेटअप भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए रिवर्सल दिया, बड़ा फॉल आया, लेकिन क्या हुआ, छोटा फॉल, क्यों, चॉपीनेस इंडेक्स ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे छोटा पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, लेकिन चॉपी ने क्या किया, मुझे सपोर्ट कर दिया और नया हाई लगा। नया हाई कितने का, करीबन 20,500 का। और अब क्या सेटअप है, यहाँ पे ये पॉजिटिव क्रॉसओवर देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं मोमेंटम है, वी हैव टू सी कि ये मोमेंटम कंसिस्टेंट क्या ये लास्ट जो कैंडल है ये महाकुंभ वाला कैंडल है जो आप बात कर रहे हो? देखिए हल्दी वो बात दिमाग में बैठ गई है मेरे। नहीं, हाँ डेफिनेटली हम बोल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, कैरी और स्टॉक आपका सिंक हो जाएगा। हाँ, अभी क्या था मार्केट में सेंटीमेंट, मतलब एक चीज और मैं बताता हूँ, लोगों ने 3-4 सालों में इक्विटी में इतना अच्छा पैसा कमाया कोविड के बाद से कि लोगों ने कमोडिटी से पैसा पुल कर लिया। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, टेस्ट मैच अच्छा या T20? जनरली आजकल तो पब्लिक T20 पसंद तो वही करती है। चीज कमोडिटी के साथ हो रहा है, क्योंकि कमोडिटी में क्या होता है कि आज आप देखिए ये जो भाव है, ये भाव 2023 मतलब 2 साल पुराने भाव पे है हम लोग, तो यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर मैं रिटर्न यहाँ तक भी पकड़ के चलता हूँ लेट से, तो मैं बोलता हूँ 6 महीने से साल भर का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन जब से एल्गो आ गया, जब से इक्विटी में मूवमेंट आ गया, तो लोग बोलते हैं यार वीकली एक्सपायरी में मैं काम करूं, मेरे को तो पैसा उधर मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट कमोडिटी में आना है वो थोड़ा सा थम गया है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो वैल्यू बाइंग के लिए इसी चार्ट को देखेंगे और देखते हैं कि यस, ये जो लेवल है, आप टेक्निकल समझते हैं, आज आप देखिए 5-7 सालों में कभी भी मैकडी ये लेवल पे कभी नहीं थी। इसका मतलब एक प्लास्टिक के बॉल को पानी में दबाया गया है। अब जैसी वो रिलीज होगा, वो रिलीज है मेरे सामने, क्योंकि इस बार भी क्रॉप साइज 72,000 ही है, 72 लाख बोरी की ही ये प्रोडक्शन है और हमारा कंजम्पशन 1 करोड़ का है। तो अल्टीमेटली जब बैलेंस शीट, जो मैंने स्टॉक टू यूज रेशियो बताया, अगर ये नेगेटिव में जा रहा है तो ये एक बड़ा जंप लेने की तैयारी कर सकता है। तो आप फंडामेंटल के साथ साथ जब उसको टेक्निकल पे प्लॉट करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी मार्केट कहां तक जा सकता है, वो आप पता कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल्स होगा वो डेटा फंडामेंटल्स होगा और चार्ट्स के साथ उसको मिक्स करें तो हमको एक्यूरेसी लेवल और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आई एम रियली अमेज्ड और मैंने यही सोच के भी मतलब इंटरव्यू स्टार्ट किया था कि डेफिनेटली अमेजिंग आउटकम्स आएंगे और आकर तो फ्रेंड्स मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं तो ये समझती थी कि भाई मैं बहुत कुछ कर रही हूँ मार्केट में और थोड़ा बहुत समझती हूँ मार्केट को। आज ऐसे लगने लगा कि भाई अभी तो मेरे लिए भी बहुत आगे बढ़ना बाकी है इतनी डीपली। तो मैंने भी आज तक कभी भी कमोडिटीज को एनालाइज नहीं किया है और कमोडिटीज के साथ में इक्विटीज भी जाएंगी। हाँ, आइडिया थी, इतनी डीप आइडिया नहीं थी जो आज हमको जो इंसाइट्स मिले हैं। फ्रेंड्स, मेरी बोलती बिल्कुल बंद है एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत जानकारी मिली होगी। मैं इसके लिए केडिया जी को कितना धन्यवाद दूं मुझे समझ में नहीं आता सर। नहीं, आपका धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से कैसे कमोडिटी को ऑडियंस तक ले जाना है, वो आपने बहुत, मतलब जो सवाल थे, मैं जानता हूँ आपको हर चीज की नॉलेज है इसमें, लेकिन फिर भी आपने एक जो आम आदमी, जो ऑडियंस देख रहा है, उसको क्या क्या क्वेरी आ सकती है, तो वो पूरी तरीके से आपने आज इस पॉडकास्ट में लिया है। और आपको भी मजा आया होगा आज ये सब चीजें बता के। तो फ्रेंड्स, हम अजय जी के साथ फिर से एक बार और एक सेशन तो करूंगी बनता है कि मुझे और जानकारी चाहिए, तो अगर मैं लूंगी तो बट नेचुरल आपके पास भी पहुंचाऊंगी उस जानकारी को। तो थैंक यू अजय जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड फ्रेंड्स थैंक यू। ऐसे पॉडकास्ट
और लेके आएंगे upsurge.club से। सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए जितना कर सकते हैं, अलर्ट करेंगे, फर्स्ट आपके पास आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।